आपको बताएं, रविवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम धामी का निरंजनी अखाड़े में जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम धामी का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य कैलाशानंद जी महाराज मौजूद थे और उन्होंने सीएम धामी का स्वागत किया। उनके साथ आप देखेंगे कई और साधु संत मौजूद रहे। संतों ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सामाजिक समरसता और समानता की बात कही है और सीएम धामी का आभार जताया है। इस मौके पर सीएम धामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाकुंभ के आयोजन को अद्भुत और अलौकिक बताया। कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल पहुंचे हैं प्रयागराज, 2 दिन का दौरा। आज रवानगी हो जाएगी अपने प्रदेश उत्तराखंड के लिए, लेकिन यहाँ पर संत समाज ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री धामी का। इन्होंने आभार व्यक्त किया है अपने प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखा जा रहा है और रोहित शर्मा का नाम पीएम मोदी की तारीफ की है हरीश रावत ने। इशारों में हरीश रावत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है कि मैंने मैच देखा, कौन ज़्यादा हिटर, मोदी जी या रोहित शर्मा। बधाई रोहित, आप फिर से फॉर्म में लौटे। ये चैंपियनशिप में इंडिया की जीत की गारंटी है। तो ये आप हरीश रावत का ताज़ा पोस्ट देख रहे हैं एक्स पर, जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा की तो तारीफ की है, साथ साथ पीएम मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है। इशारों इशारों में, बातों बातों में उन्होंने पीएम मोदी को भी हिट साबित होता हुआ बता दिया है। पहले भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी में ही अपनी आलोचना का भी सामना किया है, लेकिन अब सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रोहित शर्मा और पीएम मोदी की एक साथ की जुगलबंदी बनाते हुए हिट करने को लेकर ये जो पोस्ट किया है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी क्या रिएक्शन देती है ये देखना जरूरी होता है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी यूसीसी की राह पर है। ड्राफ्ट बनाने के लिए गुजरात सरकार ने ही उत्तराखंड की तर्ज पर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया है। अब मैं गुजरात के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां भी कमेटी बना दी है, वहां भी ये काम आगे बढ़ गया। देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों में भी इसको लेकर पहल होने लगी है। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष रही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को ही कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। तो उत्तराखंड की ही तर्ज पर 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड में कमेटी में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह थे, तो गुजरात की कमेटी में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सीएल मीणा का नाम शामिल है। उत्तराखंड में सेवानिवृत्त जज, वाइस चांसलर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, तो गुजरात में सीनियर एडवोकेट, रिटायर्ड वाइस चांसलर और एक सामाजिक कार्यकर्ता को ही कमेटी में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत हुई है। जिस तरह से गंगा पूरे देश को जल जीवन देती है, उसी तरह उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभ पहुंचाएगी। यूसीसी देश के अंदर लागू करना, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और हमने हमेशा कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से माँ गंगा की तरह, जैसे माँ गंगा सभी को जल जीवन देती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को जल जीवन देने का काम करेगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। बहरहाल उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अब पूरे देश के लिए माइलस्टोन बन गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब एमपी, राजस्थान समेत कई राज्य हैं जो इस दिशा में पहल करने लगे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
नवी मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों के द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत छाए रहे। कार्यक्रम के दौरान उनके शरीर में देवता अवतरित हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों पर अक्षत यानी चावल फेंके। दरअसल किसी व्यक्ति के शरीर में देवता अवतरित होने पर संबंधित व्यक्ति को उसे पल के लिए देवतुल्य माना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरक सिंह ने पहुंच के और यहाँ पर देखिए उनके अलावा और भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी आमंत्रित किए गए थे जो पहुंचे यहाँ पर। और इस कार्यक्रम में हरक सिंह रावत एक गाने पर नाचते हुए भी नजर आए। और ये बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 6 इवेंट होने हैं जिसमें जूडो, जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन बॉल होंगे। ये वो इवेंट्स हैं जो आज होने हैं, जो आज खेले जाने हैं। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के तहत कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू होगी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखाएंगे। हरिद्वार में कबड्डी, हॉकी और रेसलिंग कुल 3 खेल प्रतियोगिताएं प्रस्तावित थी। कबड्डी और हॉकी में उत्तराखंड की टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं। दोनों ही खेलों में फाइनल से बाहर रही हैं। वहीं अब खेल प्रेमियों को पहलवानों से मेडल की उम्मीद है। आज से कुल 6 वेट कैटेगरी में कुश्ती की प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही है जिससे उत्तराखंड को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में नैनीताल के सातताल में माउंटेन बाइकिंग के लिए मुकाबला शुरू हो गया है। नेशनल गेम्स में पहली बार माउंटेन बाइकिंग इवेंट उत्तराखंड में आयोजित हुआ है और आपको बताएं कि सातताल में आयोजित इन खेलों में 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहाँ माउंटेन बाइकिंग का ट्रैक कठिन होने के बाद भी देश भर के खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं। सोमवार को क्रॉस कंट्री ओलंपिक के तहत मुकाबले होंगे। इसका पिछले जब जितना भी नेशनल गेम्स हुई है कभी माउंटेन बाइक इंक्लूजन नहीं था। ये नेशनल गेम्स पहला नेशनल गेम्स है जिसमें माउंटेन बाइक की इंक्लूजन किया गया है। एंड आई थैंक GTCC फॉर इंक्लूजन ऑफ द माउंटेन बाइक और इसमें इस स्टेट की काफ़ी डेवलपमेंट होनी है अगले साल। चंपावत में राष्ट्रीय खेलों को जो खेला जा रहा है उसके तहत राफ्टिंग प्रतियोगिताएं रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहीं। काली नदी में डेमो स्पोर्ट्स के तहत इन खेलों का आयोजन हो रहा है और दूसरे दिन देखिए पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी में राफ्टिंग प्रतियोगिताएं हुई हैं। राफ्टिंग प्रतियोगिता में देश भर की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी तक चलने जा रही हैं। यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है और हमें राफ्टिंग के बोट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सब टीम्स भी अच्छे लग रहे हैं। उत्तराखंड में जारी 38वें नेशनल गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक उत्तराखंड मेडल टैली में 15 गोल्ड, 22 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही 6वें स्थान पर ही बना हुआ है। खेल निदेशक प्रशांत आर्य का कहना है कि उत्तराखंड इस बार नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है जिससे प्रदेश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड के खिलाड़ी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह से प्रदेश के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, जल्दी उत्तराखंड की रैंकिंग टॉप 5 में आ सकती है। और होस्ट स्टेट हैं तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपको परफॉर्म करना है। ये खिलाड़ी के लिए भी था, ये एसोसिएशन के लिए भी था, ये विभाग के लिए भी था और कहीं ना कहीं फिर राज्य सरकार का सपोर्ट से जब ये चीज़ें अमल में आ रही हैं और हो रहा है एक्चुअली में आज, तो जब सब चीज़ें पॉजिटिव हों तो रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। 38वें नेशनल गेम्स के खेलों में टेक्नोलॉजी की
एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, पहली बार भारत में खेल विभाग के द्वारा रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 2 अलग अलग रोबोट बनाए गए हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। इस बार नेशनल गेम्स केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि यह तकनीक और खेल के संगम का अनोखा उदाहरण बनने जा रहे हैं। खेल विभाग ने इस आयोजन को आधुनिक और हाई टेक बनाने के लिए 2 रोबोट तैयार किए हैं। पहला रोबोट शुभंकर मौली के रूप में है, जो विनर सेरेमनी में खिलाड़ियों को मेडल देने में मदद कर रहा है। दूसरा रोबोट हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में तकनीकी सहायक के रूप में काम करेगा। यह रोबोट मैदान से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थ्रो के बाद इनको उठाकर वापस खिलाड़ियों तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड मैकेनिज्म पर डिजाइन किए इस रोबोट के अंदर लगे सेंसर और ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल इन दोनों रोबोट्स में लगे हैं, जिससे वह खिलाड़ियों की मूवमेंट को पहचान सकेगा। तो इसमें हमने उससे मौली को ऊपर ऐड किया गया। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है नीचे जो एक रोवर है, उसके ऊपर हमने इसको अटैच किया है मौली को। तो फिर उसके बाद में ये हमें क्या होता है अवार्ड सेरेमनी में क्या करेगा, ये पहली बार हो रहा है विश्व में कि एक शुभांकर, जिसको शुभांकर बोलते हैं, उसको ये मौली, ये क्या बोलते हैं अवार्ड सेरेमनी में वो अवार्ड्स को देगा। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस तकनीक को अपनाकर खेलों को नए आयाम दे रहा है। इसको आगे भी ले जाएंगे, सिर्फ मौली ही नहीं, आप देखेंगे जावलिन और डिस्कस और हैमर के उठाने के लिए भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद विश्व में भी अशरिंग में रोबोट नहीं यूज हुए अब तक, तो ये एक पहल अच्छी। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है, जो भविष्य में होने वाले खेलों में रोबोट के इस्तेमाल से जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यह आयोजन को शानदार और हाईटेक भी बनाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा होनी है। भारत चीन के बीच में यात्रा को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन इस बार की यात्रा बीती यात्राओं से कई मायनों में अलग होगी। यात्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि यात्रियों को रत्ती भर की परेशानी नहीं होगी और पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। ड्रैगन के साथ बिगड़ते रिश्तों के चलते मानसरोवर यात्रा 2019 से बंद है, मगर कुछ समय से दोनों मुल्कों ने रिश्तों पर जमी बर्फ को हटाना शुरू किया है, जिसका नतीजा ये है कि इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सहमति बन गई है। 5 साल बाद होने वाली मानसरोवर यात्रा में इस बार कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। एक दौर था जब इस यात्रा को दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल यात्रा कहा जाता था, लेकिन यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को इंच भर भी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनने के बाद अब पूरी यात्रा गाड़ियों की मदद से होगी। जो टूरिस्ट है, तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं देवभूमि के अंदर, जो कैलाश मानसरोवर को लोग जाने वाले होते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बना और आने वाले समय के अंदर ये यात्रा सुचारू चले, अच्छी चले, व्यवस्थित चले, लोगों को कोई कष्टकारी ना रहे और पूरे गाड़ी के साथ और इस यात्रा को पूरा करें। चाइना बॉर्डर तक रोड कटने के बाद यात्रा आसान तो हुई ही है, साथ ही अन्य कई बदलाव भी इस बार होने हैं। यात्रा में क्या होंगे बदलाव? दिल्ली से टनकपुर होते हुए लिपुलेख जाएगी यात्रा। 24 दिन की यात्रा इस बार सिर्फ 10 दिनों में पूरी। पहली बार परंपरागत रूप से होगी कैलाश यात्रा। टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए यात्रा का परंपरागत रूप। इस बार यात्री सिर्फ गुंजी पड़ाव में 2 दिन रुकेंगे। पहले होते थे यात्रा के दौरान करीब 8 पड़ाव। यात्री इस बार दिल्ली से टनकपुर पहुंचेंगे, जहां एक रात रुकने के बाद पिथौरागढ़ होते हुए सीधे धारचूला पहुंचेंगे। बेस कैंप धारचूला से अब यात्री एक दिन में ही गुंजी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी तैयारियां हैं, हमारे जितने भी मार्ग में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक है, पूरा मार्ग बना हुआ है। केएम भी इनके सारे हट्स कॉटेज तैयार है। अगर यात्रा चलती है तो उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी है।
गुंजी के बाद भी लिपुलेख दर्रे तक यात्री गाड़ियों की मदद से अपना सफर तय करेंगे। लिपुलेख दर्रा पार करते ही यात्रा तिब्बत में एंट्री कर लेगी, जहां सड़कों का जाल चाइना सालों पहले बिछा चुका है। यही नहीं, इस बार यात्रा महंगी होने की आशंका भी बनी हुई है। 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक यात्री को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने होते थे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं